हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि इंटरनेशनल रिलेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनके ऊपर जो हमारी जीएस पेपर 2 की 4 यूनिट है 17, 18, 19 और 20, इसके जो सेशन आएंगे वो हर संडे और थर्सडे मतलब रविवार और गुरुवार को आएंगे। तो आज गुरुवार है तो हम लोग 12:30 बजे हाजिर हैं इस चीज़ को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्या पढ़ना है, लास्ट सेशन में हम लोग स्ट्रेटजी पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किए थे। आज उसी को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे की रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा 2023 टारगेट क्या है आपका, आईएएस बनने का। तो बिल्कुल जम के तैयार हो जाइए और अपनी पढ़ाई को एकदम ज़बरदस्त स्तर पे रखिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 1 की जो क्लासेस चल रही हैं वो रेगुलर वैसे ही चलती रहेंगी। बस ध्यान रखिएगा कोर्स पूरा कंप्लीट होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि रेगुलर क्लासेस नहीं, एक दिन का गैप होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बहुत सारा काम मुझे भी होता है इसलिए नहीं बना पाता हूँ। तो इसके लिए बस माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। क्या करना है, रेगुलरिटी बना के रखनी है, पढ़ाई रेगुलर करना है, जितना रोज़ हो रहा है बस उसको कंप्लीट करते जाइए। इतना मैं कह रहा हूँ, आपको अंत में दुखी नहीं होंगे आप अपने प्रिपेयर से खुश रहेंगे। ठीक है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक। और प्रीलिम्स को लेकर जो स्ट्रेटेजी बताई थी कि 250 दिन से कम दिन बचे हैं, प्रीलिम्स में क्या किया जा सकता है उस पर भी आप काम करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध जीएस पेपर 2 से जुड़ता है, यूनिट 17, 18, 19 और 20। ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी कि कुछ महत्वपूर्ण देश होंगे, लगभग 15, ऐसे ही संगठन, संस्था या मंच 15 वो भी होंगे। प्रवासी भारतीयों के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो भारत के क्या करते हैं, भारत को प्रभावित करते हैं या भारत की जो भी राजनीतिक या आर्थिक स्थिति है उसको प्रभावित करते हैं, उन क्षेत्रों के बारे में हमें पढ़ना है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, सबसे पहले क्षेत्र पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, इन सभी चीज़ों में पुट शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देश, संगठन, फिर अंत में प्रवासी पढ़ के अपनी चारों यूनिट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। देखिए, एक टोटल करंट अफेयर का मुद्दा है, तो करंट अफेयर को ज़्यादा हमें फोकस करना होता है। लेकिन कुछ चीज़ें स्टैटिक हैं, जैसे क्षेत्र, तो क्षेत्रों का भी स्टैटिक जो पोर्शन है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, हर पार्ट को। और जब भी करंट अफेयर का कोई बड़ा मुद्दा आएगा तो वो मैं लेके आपके सामने आऊँगा ही। बस इतना ही करना है। देखिए, यूपीएससी ना हमेशा बड़े मुद्दों को पूछती है, बहुत ज़्यादा ना छोटे छोटे मुद्दे पर ध्यान देती है नहीं। तो हमें भी क्या करना है, छोटे मुद्दे ध्यान में रखने हैं, लेकिन बड़े मुद्दे पर अच्छी तैयारी करनी है। ठीक। तो टारगेट क्या होगा, क्षेत्र, सबसे पहले क्षेत्र शुरू करेंगे। ठीक है। तो क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र हैं जो भारत से संबंधित हैं या जहां विश्व की गहन परिचर्चा हमेशा होती रहती है, उन क्षेत्र की बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य एशिया, इंडिया सेंट्रल एशिया, मतलब भारत और मध्य एशिया के बीच संबंध। ठीक। ये ए पॉइंट है, इसी तरह कई पॉइंट्स आएंगे, उनको करना है। लेकिन आज जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है वो मध्य एशिया का है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य एशिया के बारे में। विश्वास करिए एकदम नया एक्सपीरियंस होगा आपको ये आईआर इस टाइप से पढ़ने का। क्या करना है, इसी तरह से नोट्स बनाने हैं। क्या करना है, एज इट इज़ आप बनाइएगा, क्योंकि हम स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने क्षेत्र ऐसे कंप्लीट कर लिया ना, तो आप कहीं भी उत्तर को फ्रेम करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर 4 क्वेश्चन यूपीएससी के आते हैं तो उसमें 2 से 2 क्वेश्चन आप लिखने लायक हो जाएंगे। इस बात को मानिए, सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट करने से। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, मध्य एशिया। देखिए, मध्य एशिया जो गणराज्य है, मतलब जो वहाँ के देश हैं, वो कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जिनके बारे में हमें जानना है। कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर रूस है, इधर चीन है, नीचे पाक है, इधर ईरान है और बीच में क्या आता है हमारा, अफगानिस्तान। तो ये कुल है बीच में। और मुख्य देश कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान जैसा आप जानते हैं, इसके बगल में कैस्पियन सागर है, उसके बगल में उज्बेकिस्तान है, और बीच में जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, उसके बीच में अरल सागर है। तो माइंड मैपिंग भी हो जाएगी। अरल सागर की जो मतलब परिधि है वो किन किन देशों से जुड़ती है, तो 2 देश हैं सिर्फ, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उन दोनों के बॉर्डर के बीच में मिलता है हमें अरल सागर। इधर आ जाएगा बगल में किर्गिस्तान, नीचे तजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान जो है उसकी ईरान के साथ सीमा लगती है, इधर अफगानिस्तान के साथ लगती है, इधर कैस्पियन सागर, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इनके साथ लगती है। तो हमें ऐसे ही पढ़ना है, एक बार माइंड मैप जाके अच्छे से देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन 2 बातें ध्यान रखना है, कैस्पियन सागर और
अरल सागर के बारे में, और मध्य एशिया के कितने देश हैं, कुल 6 देश, इनको ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक, भूलना बिल्कुल नहीं है। अब आगे बात करते हैं, मध्य एशिया के साथ भारत के सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यगत संबंध रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि मध्य एशिया लगातार जुड़ा है भारत से, और कहीं ना कहीं जितने भी जो भी आए हैं भारत पे राज करने, वो कहीं ना कहीं मध्य एशिया से ही आए हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, सदियों पुराना है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतात्मक संबंध हमसे जुड़े हैं। लेकिन थोड़ा सा संबंधों के बारे में भी जानना जरूरी है, तो मैंने क्या किया है, एक माइंड मैप बनाया है प्राचीन से लेके अभी तक 2022 तक की क्या स्थिति है। देखिए, प्राचीन और मध्यकाल में जैसे हमें पता है सिकंदर, कुषाण, बाबर जैसे जो मुगल्स थे, और सूफीवादी आदि दोनों क्षेत्रों के बीच संबंध थे। ऐसा बताया जाता है कि इन लोगों का जो संबंध था वो हमेशा भारत में और मध्य एशिया से संबंध था। ये हमें साक्ष्य मिलते हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो बस ये हो गया। अगली बात यह है आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल जो हमारा है, जिसे आप मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, 19वीं सदी में ग्रेट गेम के दौरान रूस और ब्रिटिश के प्रभाव का के लिए खींचातान कि यहाँ पे जो मध्य एशिया है वहाँ पे ब्रिटिश का ज़्यादा प्रभाव होगा कि रूस का होगा, दोनों लेके बहुत ज़्यादा खींचातान थी, क्योंकि उस समय यही दो राष्ट्र थे जो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानते थे। ठीक है, अगली बात आती है शीत युद्ध। उसके बाद का दौर गुजरता है, देश आज़ाद होता है हमारा, और जानते हैं उसके बाद शीत युद्ध चलता है अमेरिका और रूस के बीच में। तो उस समय क्या हुआ, उसमें भारत ने 1887 में ताशकंद में मध्य एशिया का एकमात्र दूतावास खोला। तो मध्य एशिया में सबसे पहले ताशकंद, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताशकंद कहाँ की राजधानी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ताशकंद कहाँ की राजधानी है। और भारत ने 1887 में यहाँ पे मध्य एशिया के अंदर पहला दूतावास खोला। तो ये क्या है, हमारा विकास है मध्य एशिया की तरफ, जो धीरे धीरे हम हैं, जुड़ाव है हमारा, वो रहा। आगे बात करते हैं 1990। तजाकिस्तान भारत से पहले विदेशी सैन्य अड्डे वाला स्थान बना। तो तजाकिस्तान जो था वो भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया गया, कहाँ पे, मध्य एशिया के अंदर 1990 में। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, ये क्रोनोलॉजी पढ़ने से क्या होगा, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य एशिया और भारत के क्रमिक विकास या उससे संबंधों का प्रगाढ़ आज से नहीं ऐतिहासिक काल से हैं, स्पष्ट कीजिए और आज की धुरी को भी समझाइए। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास कुछ बातें हमें पता हों जो हम आराम से माइंड मैप के जरिए याद रख सकते हैं। इस तरह बनाना क्या होता है, एक तरीका होता है, इस हिसाब से आप चीज़ें बहुत ईजी से याद कर सकते हैं। मेरी भी कोशिश रहती है कि जितने ईजी तरीके से हम करेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक, सबसे पहले आपने प्राचीन मध्य को जोड़ दिया, फिर आधुनिक को जोड़ दिया, फिर शीत युग को जोड़ दिया, फिर 1990 की बात कह दी, फिर 2000 से लेकर 2010 तक की बात कह रहे हैं। इसमें वर्ष 2010 में तापी, जिसे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाक और इंडिया, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया की एक पाइपलाइन तापी, जैसा आप जानते हैं गैस की पाइपलाइन है, इसको लेके हमने वहाँ पे काम किया। ठीक है, ये सब आप बताएंगे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा मध्य एशिया से संबंधित और वहाँ पूछेगा कि हमारे संबंध कैसे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। 2010 के बाद क्या स्थिति रही, 2012 में हमने कनेक्ट सेंट्रल एशिया की नीति लाई 2012 में, और यह नीति अभी भी लागू है कि हमें सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करके रखना है। 2017 में भारत एससीओ मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत भी शामिल हो गया, और आप सभी जानते हैं ये सब देश इस संस्था में शामिल हैं। तो भारत कहीं ना कहीं इसके दो पक्षीय जो बातें होती हैं वहाँ पे अपनी बातें इनके माध्यम से रख पाएगा मध्य एशिया के संबंध में। ठीक है, अगली बात करते हैं 2019, भारत और मध्य एशिया संवाद मंच की स्थापना की गई। इसी तरह धीरे धीरे घटनाक्रम चलता रहा, आगे भी कुछ आएगा तो उसको भी हम लोग इसी में ऐड ऑन कर लेंगे। यहाँ तक कोई समस्या? तो फिर से बता रहा हूँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मध्य एशिया, और मध्य एशिया भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुल मिला के 6 देशों को ध्यान में रखना है। ये डायग्राम याद रखना है, जब भी सवाल आए तो दो बातें आप स्पष्ट रूप से दिखा दीजिएगा, अरल सागर और कैप्शन सागर, और बीच में जो देश हैं वो तो आप इधर उधर करके बना ही लोगे। ठीक है, बस ऊपर रूस रहेगा, इधर चाइना, नीचे पाक, ईरान, और बीच में चाहे तो आपको अफगानिस्तान लिख सकते हैं।
इतनी बातें रहेंगी। ठीक, इतना माइंड मैप बना के रखना है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि क्रमिक विकास क्या रहा, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, और आज हम किस हाल में हैं हमने ये बताया। लेकिन थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि यूपीएससी अगर 250 नंबर का दे देगा, 250 शब्दों का सवाल दे देगा, तो हमें कैसे लिखना है। ठीक, ये सब कुछ बातें तो आप बताएंगे ही आगे। लिखा है द्विपक्षीय स्तर पर संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम एससीओ कहते हैं, तथा बहुस्तरीय स्तर पर, मतलब द्विपक्षीय मतलब दो लोग बात करेंगे ना, एक भारत होगा और एक दूसरा देश होगा, इस मंच के तहत उनसे बात की जा सकती है, जो संगठन है हमारा। दूसरा बहुस्तरीय मतलब कई स्तरों पे होता है और कई लोग उसमें शामिल होते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑन इंट्रैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एन एशिया। तो ये क्या है, एक संस्था है, एक मंच है, और इस मंच पे जाके लोग क्या करते हैं, अपनी बातें रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्तर होंगे, बहुत सारे देश होंगे, तो वहाँ भारत भी अपनी बातें रखेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत अपनी बातें कहाँ रखता है, मध्य एशिया के सामने रखता है। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा, आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में पूछे कि मध्य एशिया में हम किस हिसाब से अपनी बातों को रख सकते हैं, तो आप बताइएगा दो पक्षीय स्तर पे ऐसे संगठन हैं, और बहुस्तरीय स्थान पे ये सब संगठन हैं, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातें वहाँ रखते हैं। ठीक, आप बता देंगे आराम से। चलिए, अब अगली बात करते हैं कि भारत के लिए ना मध्य एशिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, रीज़न क्या है कि भारत मध्य एशिया को इतना ज़्यादा महत्व क्यों रखता है। ठीक है, तो जानते हैं हमेशा यूपीएससी किस पे क्वेश्चन पूछता है, उसके महत्व पे पूछेगा या चुनौतियों पे पूछेगा या समाधान की बात करेगा। ज़्यादातर यही होता है ना, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो यूपीएससी क्या पूछेगा, इसके महत्व को बता दीजिए, इसकी चुनौतियाँ क्या हैं ये बता दीजिए, भारत में अपने प्रभाव कैसे खोज सकता है या अपने लिए स्थान कैसे खोज सकता है, मतलब समाधान। ठीक, यही सब चीज़ें हैं। तो हमें महत्व के साथ चुनौतियों और समाधान तीनों पे अच्छी चर्चा करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महत्व की। सबसे पहला है प्राकृतिक और खनिज संसाधन, ये ज़बरदस्त हैं, ये तो मानना पड़ेगा। जैसे देखिए, कोयला, तेल, गैस, यूरेनियम, सीसा आदि का प्रचुर भंडार है। क्या है, प्रचुर भंडार है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय जो इलाका है वो आता है, इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे चीज़ें ना बहुत एक अलग स्तर पे चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पे कोयला, तेल, गैस, यूरेनियम इनका भंडार है, ज़बरदस्त है। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में मतलब अत्यधिक जल विद्युत संसाधन है, मतलब वहाँ पे जल विद्युत बहुत आराम से हो सकता है। पहाड़ है तो क्या होता है ना, जो नदियाँ हैं वो आराम से वहाँ डैम बनाए जा सकते हैं। तो भारत की जो ऊर्जा क्षेत्र और ऊर्जा सुरक्षा की तलाश है, उसकी पूर्ति में कुछ ना कुछ सहायक हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे वहाँ से यूरेनियम मिलने लगा, गैस मिलने लगा, तेल मिले, तो इससे क्या कर सकते हैं आप लोग, अपनी जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं वहाँ से पूर्ति हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला है भू सामरिक स्थिति, वहाँ की क्या हाल है। 20वीं सदी में मध्य एशिया ग्रेट गेम का क्षेत्र रहा है। देखो, ग्रेट गेम मतलब हर लोग अपना प्रभुत्व चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं अमेरिका हमेशा ग्रेट गेम खेला है वहाँ पे, है ना, हर देश को दबा के रखने की कोशिश की है, इजराइल के माध्यम से, कभी खुद सीधा इंटरफेयर करके। तो ये क्या है, ग्रेट गेम का गेम बना है, स्तर रहा है। तो भारत क्या कर सकता है, सुरक्षा और आर्थिक हित यहाँ पे शामिल है, इसीलिए भारत के लिए यह जो मध्य एशिया है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तीसरा है सुरक्षा की दृष्टि से, क्यों, क्योंकि भारत के लिए सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वो पारंपरिक रूप से उत्तर पश्चिम से ही आती हैं। जैसे धार्मिक अतिवाद हो गया, मादक व्यापार हो गया, कट्टरवाद, आतंकवाद आदि चीज़ें अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान क्या करता है, कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें, और जो भी सुरक्षा के कदम उठाता है ना, भारत के लिए जो चाहिए वो कहीं ना कहीं समस्या वहीं से आती है। ठीक, तो भारत क्या कर सकता है, यह जो क्षेत्र है शांति और स्थिरता के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसके लिए, भारत के लिए। तो भारत के लिए अगर मध्य एशिया की तो बात करें तो कुल मिला के 3 बातें हमें अभी तक समझी है। पहला, प्राकृतिक और खनिज संसाधन खूब सारे हैं। भू सामरिक स्थिति, क्योंकि जानते हैं ग्रेट गेम रहा है, इसलिए भारत अपनी सुरक्षा और आर्थिक हित यहाँ पे संभालना चाहता है। सुरक्षा की बात करें तो हमेशा भारत के लिए उत्तर पश्चिम से हमेशा चुनौतियाँ आती रही हैं, जैसे धार्मिक अतिवाद हो गया, मादक व्यापार, है ना, क्योंकि जैसे जानते हैं अफगानिस्तान में अफीम और ये सब चीज़ों का बहुत भयंकर धंधा है। उसी हिसाब से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ सब भी ये धंधा बहुत ज़्यादा चलता है। इस वजह से क्या होता है ना, हमारे यहाँ मादक पदार्थों का व्यापार भी बढ़ता है। कट्टरवाद, आतंकवाद, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, यहीं से। इस वजह से भारत के लिए शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण घटक है।
अगली बात करते हैं कृषि के लिए, क्योंकि जानते हैं वहाँ के लोग क्या है कि कृषि में उतने ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो कृषि योग्य विशाल बंजर भूमि पड़ी है। भारत क्या कर सकता है, कृषि औद्योगिक परिसरों की स्थापना करके वहाँ पे कृषि के लिए लोगों को प्रोत्साहन कर सकता है, वहाँ की सरकार को कर सकता है और उससे लाभ ले सकता है ना। एक बात बताऊँ, जो तजाकिस्तान है वहाँ पे ना दाल की खेती बहुत अच्छी होती है। तो आप एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, चाहिए तो नोट कर लीजिए। तजाकिस्तान में दाल की खेती बहुत अच्छी होती है। तो भारत क्या कर सकता है, दाल का जो भी उसको समस्या आ रही है वो वहाँ से उन ज़मीनों को लीज पे लेके वहाँ पे अपनी दाल बो सकता है सस्ते में, है ना। तो ये क्या हो सकता है, हमारी जो क्योंकि हमारे पास ज़मीन तो बहुत लिमिटेड है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारी ज़मीनें हैं जो बेकार पड़ी हैं जिसका कोई उपयोग में नहीं है। रीज़न क्या है, उनके पास पैसे की बहुत कमी है ना, गरीब देश है, इस वजह से समस्या बढ़ती है। आइए आगे बात करते हैं। और हमेशा राजनीतिक शिकार रहे हैं वो। व्यापार और निवेश। अब व्यापार और निवेश की बात करें तो समस्या क्या आएगी, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, रेल निर्माण, विद्युत आदि के लिए विशाल उपभोक्ता बाजार है। रीज़न क्या है, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि वहाँ पे रूस अपनी ताकत दिखाता है, चाइना अपनी ताकत दिखाता है। क्योंकि चाइना का जो वन बेल्ट वन जो रोड है इनिशिएटिव है वहीं से गुजर रहा है, मध्य एशिया से ही। तो वो हमेशा अपनी धाक दिखाना चाहता है, अपना कर्ज जाना देना चाहता है, ट्रैप में लेता है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों के पास समस्याएं बहुत हैं, खासकर स्वास्थ्य समस्याएं हैं। जो भी देश हैं वो सिर्फ फ़ायदा लेना चाहते हैं, वहाँ कोई अच्छी सी सुविधाएं नहीं देना चाहते। बैंकिंग सुविधा, बीमा सुविधा, विद्युत, रेल, ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत ही विशाल उपभोक्ता बाजार है और भारत इसका फ़ायदा ले सकता है। इसीलिए मध्य एशिया भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये पता चला हो, क्या आपने ना मैं एक छोटी सी बात पूछूं, क्या आपने जो आईआर पढ़ा इस डायमेंशन से पढ़ा, क्षेत्र वाइज नहीं पढ़ा, तो प्लीज़ एक बार सोचिए क्या हम अच्छे डायरेक्शन में हैं। अगर हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये सेशन ना आपकी जो बेसिक समस्या है आईआर को लेके वो पूरा ख़त्म कर देगी। अब मध्य एशिया से मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन आया और ये एक पन्ना आपके पास है, तो मुझे लगता है आपसे बेहतर उत्तर कोई नहीं लिख पाएगा, इतना मैं कहता हूँ, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं हम लोग, चुनौतियाँ। देखो चुनौतियाँ क्या हैं, सीधी सी बात है, चुनौतियाँ ये है कि निम्न स्तर की कनेक्टिविटी है, रोड अच्छी नहीं है वहाँ पे, ठीक। एक देश से दूसरे देश में जाना हो या उसी देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो, गरीब हैं, इस वजह से वो लोग क्या है, निम्न स्तरीय कनेक्टिविटी बना के रखे हैं। और वहाँ पे ना छोटे छोटे क्षेत्र हैं, क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा है, ठीक। क्यों, क्योंकि उनको गलत धंधे में वो लोग हैं, वो हमेशा ऐसे धंधों में हैं जो हमेशा मादक पदार्थ या कट्टरवाद या आतंकवाद से संबंधित है। तो अगर उनके रास्ते से कोई रोड जा रही है तो उस पर क्या करेंगे, रोक लगाएंगे, है ना, रोक लगाएंगे या उसको तोड़ फोड़ देंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर कनेक्टिविटी अच्छी रही तो उनका धंधा नहीं चलेगा। इस वजह से कनेक्टिविटी बहुत निम्न स्तर की है। दूसरा, आप पर्याप्त व्यापार क्षमता, रीज़न क्या है, पैसे नहीं है उनके पास, पैसे हैं भी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे गलत चीज़ों में लग रहे हैं। तो व्यापार की क्षमता उनके पास है नहीं, इसीलिए जब हम व्यापार के लिए जाते हैं तो वो आगे आना नहीं चाहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी क्या है, एक तरह की चुनौती है भारत के सामने। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, अस्थिरता या सुरक्षा का खतरा बहुत ज़्यादा है। कब किसको मार दिया जाए, बाहरी लोगों को, क्योंकि व्यापार जब गलत तरीके से हो रहा है तो क्या होता है, संभावनाएं गलत होने की होती ही हैं, इसलिए स्थिरता बहुत कम है। जैसे अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए, ठीक है, उसके बगल ईरान का, वहाँ का हाल देख लीजिए, हर जगह की स्थितियाँ काफ़ी क्या हैं, बहुत जटिल हैं। जटिल समस्या यही है, व्यापार अगर बेहतर होगा, ज़्यादातर अच्छा व्यापार होगा तो स्थिरता बनेगी, नहीं तो अस्थिरता हमेशा रहेगी। तो ये चुनौतियाँ भारत के सामने स्पष्ट रूप से हैं। अगली बात करें तो आतंकित या आंतरिक विवादी गतिविधियाँ हैं। मैंने क्या बोला, क्षेत्रवाद है। अब ये क्षेत्र उस क्षेत्र से ज़बरदस्त दुश्मनी है। तो अगर कोई कनेक्टिविटी बनाती भी है, कोई रेल या कुछ भी आता भी है, कोई निवेश आता भी है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते, हमेशा युद्ध होता है, लड़ाई करते हैं, गैंगवार चलती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो विवादी गतिविधियों की वजह से चुनौतियां हमेशा बरकरार हैं। अब भारत भाई जान लीजिए कोई देश जाके वहाँ निवेश करता भी है तो क्षेत्रवाद की वजह से उसको पीछे हटना पड़ता है। आगे, ऊर्जा और भू राजनीति, ये इस पर ज़बरदस्त काम हो रहा है, क्योंकि भू राजनीति मतलब चाइना भी अपना क्या करता है, ज़बरदस्त आक्रमण है, रूस भी अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है, अमेरिका करना ही चाहता है, इजराइल पीछे ही पड़ा रहता है।
ठीक है, तो ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा है, भू राजनीति बहुत खराब है, यूरोप की बात ही जाने दीजिए। और तबका जो है गरीब है, तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा अस्थिर रहेगा ही रहेगा। भू राजनीति या ऊर्जा की जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। यहाँ तक मुझे लगता है चुनौतियाँ आपको एकदम स्पष्ट हो गई होंगी और हमने महत्वपूर्ण देख लिया, लेकिन कुछ समाधान है, आइए उन समाधान पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या हो सकता है, भारत ऐसा क्या कर सकता है जिससे क्या हो कि जो मध्य एशिया है वो भारत के लिए हमेशा द्वार खुला रहे। नंबर 1 ध्यान रखिएगा, रक्षा सहयोग। जैसे आप क्या कर सकते हैं, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, यहाँ की सेनाओं से कहिए कि हम लोग वार्षिक सैन्य अभ्यास करेंगे। देखिए सैन्य अभ्यास से ना बहुत अच्छा जुड़ाव बनता है, जुड़ाव बनेगा, धीरे धीरे बात बनेगी तो व्यापार बनेगा, और व्यापार बनेगा अस्थिरता कम होगी, और अस्थिरता कम होगी तो क्या होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी। और भारत में जो भी पारंपरिक रूप से जो भी वहाँ पे चुनौतियाँ आ रही थी, चाहे वो आतंकवाद की हो, चाहे कट्टरता की हो, चाहे व्यापार की हो, है ना, गलत व्यापार की, उन सब चीज़ों से हमें क्या मिलेगा, समाधान मिलेगा, है कि नहीं। चलिए अगली बात करते हैं, क्षमता निर्माण करने की ज़रूरत है। भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, दो संस्थाएं हैं भारत के पास, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जैसे कार्यक्रमों से सामाजिक पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। अब भारत वहाँ क्या करे, तकनीकी या आर्थिक सहयोग दे, या फिर जो सांस्कृतिक संबंध है, भारत का जो सांस्कृतिक संबंध परिषद है वो क्या करे, वहाँ जाके सांस्कृतिक बताए कि देखो आप लोग हमसे बहुत दिनों से जुड़े हैं, लोगों को क्या करें, सामाजिक पूंजी बनाए। लोगों, देखो सामाजिक पूंजी का मतलब होता है ना, अगर भारत में लोग हैं और वो समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए खड़े हैं, तो वो समाज बेहतर होगा, अस्थिरता कम होगी, स्थिरता ज़्यादा होगी, लोग एक दूसरे की वैल्यू करेंगे, इंसान इंसान की वैल्यू करेगा। लेकिन जहाँ पे अस्थिरता है, गलत व्यापार है, आतंकित या आंतरिक विवादी गतिविधियाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे लोग की इज्जत कम है, इंसान की इज्जत कम होती है, इस वजह से समस्याएं बढ़ती हैं। तो भारत क्या कर सकता है, सामाजिक पूंजी वही कि इंसान की वैल्यू बढ़े। अगर यह निर्माण हम कर पाते हैं तो क्या होगा, हम आराम से वहाँ पे अपने जो हमारे उद्देश्य हैं मध्य एशिया को लेके वो हम पूरा कर पाएंगे। अगली बात है सॉफ्ट कूटनीति, मतलब मृदुल, मतलब एकदम मतलब प्रेम वाली, कि हाँ आइए साथ में मिलकर काम करते हैं, वो वाली। चीन क्या करता है, बलपूर्वक काम करता है, रणजाल की नीति के विरुद्ध। हम लोग क्या कर सकते हैं, साफ नीति लेकर आएंगे तो क्या होगा, समाधान होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ के देश ऑलरेडी प्रताड़ित हैं, कोई तो उनका साथ देगा, जो साथ देगा उसके साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक, जैसे आगे भारत अफ्रीका फोरम की तर्ज पर, अब देखो जब भारत अफ्रीका पढ़ेंगे ना तो वहाँ भी समझेंगे। तो भारत ने क्या किया, भारत अफ्रीका एक फोरम बनाया, उस पे क्या होता है, बहुत सारे चाहे वो आर्थिक हो, ऐतिहासिक हो, राजनीतिक हो, वहाँ उस मंच पे जाके ना सब अपनी बात रखते हैं, भारत अपनी बात रखता है, कैसे काम किया जा सकता है, इन सब पे बहुत अच्छे से डिटेल होती है। तो उसी की तर्ज पे ना भारत को ट्रैक 2 स्तर पर, ट्रैक 2 मतलब होता है एक देश दो देश सामने आए, बैठ के बात करें, अर्थशास्त्र, इतिहास, आगे अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक और व्यवसाय पर चर्चा एवं वाद विवाद करने के लिए भारत मध्य एशिया थिंक टैंक फोरम की स्थापना करनी चाहिए। ये आपने समाधान दिया ना कि भैया जो जिस तरह हम अफ्रीका में करना है उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं। लाइए चर्चा करते हैं, राजनीतिक चर्चा, व्यवसायिक चर्चा, आर्थिक चर्चा, ऐतिहासिक चर्चा, हर चर्चा पे करते हैं, कोई वाद विवाद है उसको सॉल्व करते हैं। ऐसा मंच बनाया जाए जिसका नाम ही हो भारत मध्य एशिया थिंक टैंक फोरम जैसी स्थापना की जानी चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या। अब देखिए मध्य एशिया हमने पूरे से अच्छे से कंप्लीट कर लिया। पहले ये समझा कि किस हिसाब से जो क्या कहते हैं उसको, मतलब आदिकाल से लेके अभी तक किस हिसाब से हमारा जुड़ाव रहा, हमारे लिए वहाँ पे द्विपक्षीय स्तर क्या है, बहुस्तरीय स्तर क्या है, जिससे हम अपनी बातों को रख सकते हैं, हमारे लिए महत्व क्या है, महत्व के साथ चुनौतियाँ क्या हैं और हमारे उसका समाधान क्या है, हमने वो देख लिया। अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष इम्पॉर्टेंट है, जैसे चीन की BRI वही वन बेल्ट इनिशिएटिव जो उनका है वो, भारत का कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति, भाई चीन की भी कुछ नीति है तो भारत की भी कोई नीति है, 2012 में लेकर आए थे ना कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति। अब ये जो भारत की नीति है और यूरोपीय संघ की नई सेंट्रल एशिया रणनीति,
आई है ना, ये सब नीतियाँ आई हैं के साथ भारत 21वीं सदी में अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण, क्योंकि इस समय भारत की स्थिति कैसी है, पूरे पूरे विश्व के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बेहतर है हमारे, तब हम क्या कर सकते हैं, इस कारण भारत अब इन क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, मध्य एशिया क्षेत्र में विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है कि नहीं। चीन अपना काम कर रहा है, करे। यूरोपीय संघ अपना काम कर रहा है, करे। भारत का भी तो है कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति, तो भारत उस पर भी काम करेगा, क्योंकि 21वीं सदी में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध तो हमारे हर देश से मजबूत हो रहे हैं ना, तो इस चीज़ को लेकर हम क्या कर सकते हैं, अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आप ये निष्कर्ष लिख के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक, तो ये आज का सेशन रहा जिसमें हमने मध्य एशिया को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। एज इट इज़ नोट्स बना लीजिएगा। अगली बार किसी नए क्षेत्र की बात करेंगे, संडे को फिर से मिलते हैं। और क्या करेंगे, स्टेप टू स्टेप चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रही हैं। देखिएगा दिसंबर जनवरी तक आपके पास लॉट ऑफ चीज़ें आपकी एकदम फुल एंड फाइनल हो जाएंगी। बस क्या करना है, आपको चीज़ों को पढ़ते जाना है, बार बार रिवीजन करते जाना है, बीच बीच में आंसर राइटिंग करते जाना है। अगर कोई समस्या है तो स्ट्रेटजी के जितने सेशन आए हैं उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं ना, टाइमिंग वगैरह सब कुछ वहाँ पे और PDF वगैरह मिल जाता है। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।